हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। सो आज हम बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक इक्विलिब्रियम का तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आयंस क्या होते हैं। आयंस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जब वो एक्वा सॉल्यूशन में जाता है तो वो अपने आयन में डिसोशिएट होता है, तो उसको हम बोलेंगे आयन। जैसे ए और बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जैसे ही हमने एक्वा सॉल्यूशन में रखा तो ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, मतलब ये आयंस बना। एक्वा सॉल्यूशन में आयन ये बन रहा है। और वैसे भी आयंस हम बना सकते हैं बॉन्ड को ब्रेक करके, दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कराएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के नेगेटिव बनाएगा, जिसकी कम होगी उसके पास पॉजिटिव बनेगा, तो उसको हम आयंस बोलते हैं। अब बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो जब इक्विलिब्रियम established between unionized molecule and the ions of solution of weak इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको हम बोलते हैं लेकिन नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड in their aqua solution dissociate in acetate ion and H plus ion, both are in aqueous form। अब इन दोनों के बीच में ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयंस है सॉल्यूशन में। अब इन दोनों के बीच में किसी भी एक जगह इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ये अनआयोनाइज्ड और मॉलिक्यूल के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो है सबस्टेंस का, कि सबस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सबस्टेंस को पढ़ेंगे, सबस्टेंस को, और ये हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रेंथ के बेस्ड पर, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ अगर बात करें तो सबस्टेंस होता है टू टाइप्स का। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है वो 0, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डज नॉट डिसोसिएटेड इनटू आयंस। फॉर एग्जांपल यूरिया, ग्लूकोज, etc. Urea, glucose, etc. Electrolyte. Their degree of dissociation is between 0 and 1, greater than 0 and less than 1। इन दोनों के बीच में इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा which dissociate into ions।
इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप का होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच partially dissociated into ions। जो पार्शियली डिसोसिएट होगा, मतलब पार्शियल डिसोसिएट का मतलब हो गया कि 10%, 5%, 50%, 70%, 80%, ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वीक acid like as hydrogen fluoride, CH3COOH, etc. and weak base for example magnesium hydroxide, aluminium hydroxide, etc. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी होंगे। इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है ये लेस देन 1 होती है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो विच कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, मीन्स 100% डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होता है, और 100% डिसोसिएशन का मतलब हो गया कि अल्फा की वैल्यू 1। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl, H2SO4, etc. ये सभी किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं। ये हमने सबस्टेंस पढ़ा स्ट्रेंथ के बेस पर। दूसरा हम पढ़ेंगे, सबस्टेंस को ही पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बेस पर। सबस्टेंस बेस्ड ऑन कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बेस पर ये दो टाइप का होगा, कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो कंडक्टिविटी ही करते हैं। बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, ये दो टाइप का होगा। एक होगा नॉन कंडक्टर, दूसरा होगा कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, etc. कंडक्टर का मतलब विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। ये कंडक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं। मेटालिक कंडक्टर फर्स्ट होगा, मेटालिक कंडक्टर, और सेकंड होगा आयनिक कंडक्टर। जो मेटालिक कंडक्टर की बात करें
तो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलेंगे हम मेटेलिक कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। बात करते हैं आयनिक कंडक्टर की। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस। तो मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। सो मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड आयनिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस। अब इन दोनों में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, यहां पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करते हैं। आयनिक कंडक्टर की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करता है और कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज करती है, सो ये सबस्टेंस हमने पढ़ा बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दें। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। हमने पढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट तो दो ही टाइप का होगा, एक वीक होगा, दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग। तो हम दो कैटेगरी करते हैं इसकी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें आएगा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, उसको देखेंगे। दूसरी कैटेगरी हमने डिवाइड किया वीक इलेक्ट्रोलाइट को, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक बेस आएगा और साथ साथ में आएगा वीक एसिड आएगा। और आपको बता दें कि जितने भी सॉल्ट होंगे, यानी कि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सभी जितने भी सॉल्ट हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की, और उसके बाद वीक बेस की, उसके बाद वीक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हम फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के स्पेशल नाम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्कैली मेटल्स, दूसरा होता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सो जितने भी अल्कैली मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कैली मेटल्स, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कैली मेटल्स। साथ में कौन होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं लाइक सोडियम के, लिथियम के, उसके नीचे आएंगे तो पोटेशियम के, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड
से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, या HClO4 और HClO3, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस की बात करें तो एक्सेप्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड all hydroxide of alkaline earth metals are weak base. For example, magnesium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है। बात करते हैं वीक एसिड की, तो वीक एसिड में HF, HClO2, HClO, H2SO3, HNO2, H2CO3, H3BO3, oxy acid of phosphorus and all carboxylic acid are weak acid। जितने भी हैं वो सभी वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, ये 100% डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस की डेफिनेशन, कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इसको आपको याद करना है, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक आएंगी वहां पर आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉरी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, ऐसे आपको करके मिलेंगे। तो वहां पर अगर जैसे दिया हुआ है, जिसे बोल देंगे ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, बनने वाला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बना हुआ है। तो अब शुरू करेंगे एसिड कि एसिड और बेस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की डेफिनेशन आर्रेनियस के कॉन्सेप्ट से। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, तो आर्रेनियस कॉन्सेप्ट से हम एसिड पढ़ ले रहे हैं और साथ साथ पढ़ेंगे बेस, कि एसिड किसे बोलेंगे और किसे बेस बोलेंगे। चलिए बात करें अगर एसिड की, तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनर होते हैं, मतलब H+ डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, H+ डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम आर्रेनियस एसिड। फॉर एग्जांपल HCl को जब हम एक्वस मीडियम में जब डालते हैं, मीडियम लगाएंगे एक्वस, तो ये H+ देता है प्लस
Cl नेगेटिव में ये डिसोसिएट होगा। ऐसे ही CH3COOH भी है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, दोनों जगह क्या मिल रहा है? H प्लस मिल रहा है। और एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस डोनर को हम बोलते हैं आर्सेनियस एसिड बोलते हैं। अब यहां देखिए ये H प्लस है। अब ये इस H प्लस को कभी कभी आपको ऐसे भी लिख के दे देगा कि H प्लस जब ये वाटर कंटेन करेगा, वाटर, तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव, फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल H2, वाटर का एक मॉलिक्यूल फिर से ये लेगा और ये बनाएगा H5O2 पॉजिटिव, फिर से ये वाटर का एक मॉलिक्यूल लेगा और बनाएगा H7O3 पॉजिटिव, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ये क्या होगा? चलता रहेगा। तो अगर कभी एग्जाम में H7O पॉजिटिव O3 पॉजिटिव देकर के पूछ ले, बताइए ये आर्सेनियस एसिड है या ब्रोंस्टेड एसिड है, तो हम क्या करेंगे? वाटर यहाँ से निकालते जाएंगे और लास्ट में हमें H प्लस मिलेगा, और H प्लस मिला तो वो अकॉर्डिंग आर्सेनियस एसिड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेस की, कि बेस किसे बोलेंगे। तो ये तो H प्लस डोनर है, सो OH नेगेटिव डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हम आर्सेनियस बेस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा, बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये आर्सेनियस बेस हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब ये जो OH है, OH नेगेटिव, ये भी वाटर के साथ कंबाइन करेगा, एक्वस मीडियम में है तो वाटर के साथ होगा। भाई वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा? उसके साथ ये जुड़ेगा और जुड़ करके ये बनाएगा H3O2 नेगेटिव, अगला वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और ये बनाएगा H5O3 नेगेटिव, अगला वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, उसके साथ फिर मिलके ये बनाएगा H7O4 नेगेटिव। ऐसे ही ये आगे तक चलता जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल कंटेन करके। अब अगर ऐसे दिया है तो देख करके तो नहीं पता चलेगा कि ये आर्सेनियस बेस है, तो वाटर का एक एक मॉलिक्यूल निकालते जाएंगे, लास्ट में हमें मिलेगा OH, और OH मिलेगा तो ये होगा आर्सेनियस बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, कि ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा, एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। तो ब्रोंस्टेड ने बताया जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, मतलब H प्लस डोनर होंगे, मीडियम एक्वस रहे या फिर वो कोई भी मीडियम हो, वहां पर H प्लस डोनर अगर है तो ब्रोंस्टेड ने उसे बताया था कि वो क्या होगा? एसिड होगा, मतलब H प्लस डोनर। अब यहां हम एक्वस नहीं लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे तो वो आर्सेनियस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। H प्लस डोनर, फॉर एग्जांपल HCl, ये भी क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा Cl नेगेटिव से। H2SO4, ये भी 2H प्लस डोनेट करेगा और बनाएगा सल्फेट आयन होगा, SO4 2 नेगेटिव। तो अब यहां एक चीज कॉमन मिल रहा है कि जो हमने पीछे पढ़ा था आर्सेनियस एसिड, वो भी H प्लस डोनेट कर रहा था, ब्रोंस्टेड एसिड भी H प्लस डोनेट कर रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऑल आर्सेनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। चलिए, ये तो हो गया ब्रोंस्टेड एसिड का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा ब्रोंस्टेड बेस का।
सो यहां पर ये H+ एक्सेप्टर होते हैं, H+ एक्सेप्टर होगा, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे बेस। ब्रांसनेट ने ये सजेस्ट किया था। सो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बोनेट आयन ये H+ एक्सेप्ट करके बनाता है बाइकार्बोनेट आयन। अमोनिया, अमोनिया भी H+ कंटेन करता है और बनाता है अमोनियम आयन। तो यहां तो हमने बोला कि जो जितने भी आर्सेनियस एसिड हैं वो ब्रांस्टेड एसिड होंगे। तो क्या यहां ये देख करके लग रहा है कि सभी के सभी आर्सेनियस बेस ब्रांस्टेड बेस होंगे? नहीं। तो यहां हम लिख लेंगे कि आर्सेनियस बेस इज नॉट अ ब्रांस्टेड बेस, ब्रांस्टेड बेस। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया ब्रांस्टेड का, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है, एसिड को किसने बताया? ब्रांस्टेड ने। ये बोला कि ये क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा। क्या करेगा? H+ डोनेट। तो जब वो H+ डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। भाई H+ अगर ये डोनेट कर दे रहा है तो प्लस क्या होगा? बेस, बेस वाला पार्ट आएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो वो H+ एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? तो जब एसिड क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा तो उसका जो बनेगा वो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। बेस कैसा होगा? ये वाला कॉन्जुगेट होगा। तो यहां जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा एसिड के टर्म में। बेस की बात करें तो बेस को ब्रांस्टेड ने बोला जो H+ क्या करता है? कंटेन करेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा। जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये तो ठीक है भाई, एसिड है, H+ डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। बेस H+ एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो अब इन चारों के लिए हमें अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो अगर हम यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो मिलेगा वीक कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। ठीक इसी का रिवर्स कर देंगे, अगर वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, और अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट मिलेगा वो मिलेगा वीक एसिड, यानी कि वीक कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ ये डोनेट करेगा HCl, और H+ डोनेट करेगा तो बनाएगा क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन। और जब Cl नेगेटिव आयन बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेटेड वीक बेस होगा। ये इसका कॉन्जुगेटेड वीक बेस होगा। ठीक ऐसे ही हमने पढ़ा कि कार्बोनिक एसिड,
ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। वीक एसिड है ये। अब वीक एसिड है तो H+ डोनेट करेगा, प्लस बनाएगा SiO3 नेगेटिव। तो वीक एसिड का क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेटेड क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए, इसको नोट कीजिए। फिर हम और एग्जाम्पल एक साथ कर देते हैं कि वीक एसिड का कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा वीक बेस का है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड का है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट बेस और एसिड है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एसिड और उनके कॉन्जुगेट बेस के, बेस और उनके कॉन्जुगेटेड एसिड के। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा या एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती है। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। देखिए, एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है जो H+ एक्सेप्टर भी हो और H+ डोनर भी हो, मतलब दोनों का काम करे। H+ डोनेट भी करे और H+ एक्सेप्ट भी करे। मतलब H+ एक्सेप्टर एज वेल एज H+ डोनर। ठीक है, कुछ यहां पर हम मॉलिक्यूल देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये HS नेगेटिव, ये क्या करेगा? अगर इसने H+ डोनेट कर दिया तो ये बनाएगा S2 नेगेटिव। ठीक है, हम यहां -H लिख रहे हैं, मतलब इसने H+ अपना डोनेट किया। और अगर हम यहां +H+ दिखाते हैं, मतलब H+ इसके साथ ऐड हुआ, मतलब इसने H+ एक्सेप्ट किया और यहां पर H+ इसने डोनेट किया। तो जब यहां एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा ये H2S, दोनों का काम कर रहा है। तो ये कैसा होगा? एम्फीप्रोटिक। नेक्स्ट, अगर हम बाइकार्बोनेट को लेते हैं तो यहां से भी ये H+ अगर डोनेट करता है तो बनाएगा कार्बोनेट आयन, और अगर ये H+ एक्सेप्ट करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड। ये भी किसका काम कर रहा है? एम्फीप्रोटिक का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे H2PO4। H2PO4 नेगेटिव, ये भी एम्फीप्रोटिक है। अगर ये H+ डोनेट करता है तो बनाता है फास्फेट, ये HPO4 2 नेगेटिव, और अगर ये एक्सेप्ट करता है तो बनाता है H3PO4, मतलब फास्फोरिक एसिड। अब यहां पर एक स्पीसीज है H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव। क्या ये H+ डोनेट कर सकता है? तो देख करके तो हमें ये लगता है कि हाँ, ये H+ क्या करेगा? डोनेट करेगा, लेकिन ये H+ डोनेट नहीं करता है। ये H+ डोनेट नहीं करता, मतलब अगर हम यहां लिखें -H+ लिखें तो नो रिएक्शन, मतलब यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, ये H+ एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा H3PO2। और आपको पता है कि अगर कोई एसिड है तो वो अपना वही हाइड्रोजन डोनेट करता है जो हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है किससे? ऑक्सीजन से। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसका हमने जब स्ट्रक्चर देखा तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्ट कितने हाइड्रोजन? एक है। तो यहां आपने देखा, हाँ H दिख रहा है, हम क्या करें? डोनेट करा देते हैं, डोनेट भी करेगा, लेकिन ये डोनेट नहीं करता है, ये केवल एक्सेप्ट करेगा। तो ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नहीं होगा, यानी कि नॉट एम्फीप्रोटिक स्पीसीज।
क्योंकि इनके पास H+ डोनेट करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं बचा है। ठीक है, चलिए नोट करते हैं इसको, हटा दें इसको, अगला पेज। चलिए ठीक है, तो हम लेविस एसिड और लेविस बेस की बात करते हैं। तो देखिए, जो लेविस एसिड है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। वो क्या करेगा? वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर एक्सेप्ट करने का मतलब है कि उसके पास खाली जगह होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट लाइक इज बेरिलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरिक एसिड। तो बेरिलियम को अगर देखें, अगर इसका हम बॉन्ड बनाते हैं तो बेरिलियम ने क्या किया, इधर क्लोरीन के साथ ऐड है ये और इधर क्लोरीन के साथ ऐड है, तो टोटल इसके पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अगला है कि सेंट्रल एटम है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर उसके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और उसको हम अकॉर्डिंग टू लेविस क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जैसे SnCl2, SF4, IF5, IF7, SO2, ATC, इन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और ऐसा मॉलिक्यूल जो मल्टीपल बॉन्ड बनाए, लाइक इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। अब इसने किसी को देखा जिसके पास लोन पेयर है, देखेगा तो बोलेगा भाई आपके पास लोन पेयर है, आप आओ। तो वो उसे बोलेगा कि आपके पास तो खाली जगह ही नहीं है, आप तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हो। तो बोलेगा भाई तुम मुझे जानते नहीं, मैं कई टाइप के बॉन्ड बना सकता हूं, मतलब मैं मल्टीपल बॉन्ड बना सकता हूं। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए कहेगा ऑक्सीजन से कि ये जो हमने आपके साथ पेयर किया हुआ है, शेयर पेयर, आप इलेक्ट्रॉन रख लो। और ये रखेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब हो गया एक कंप्लीट वैकेंट ऑर्बिटल। एक वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा? कंप्लीटली मिलेगा। तो अब जो देने वाला होगा लोन पेयर, मान लीजिए यहां से ये NH3 था, ये NH3 है, इनके पास लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा? लोन पेयर इनको दे देगा। अब ये लोन पेयर लेकर के फर्स्ट क्लास एकदम लेविस एसिड की तरह काम करेगा ये। तो जितने भी कैटायन होंगे वो सभी क्या करेंगे? लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? लेविस एसिड की। अब लेविस बेस की बात कर लेते हैं कि लेविस बेस किसे कहते हैं। तो जितने भी लोन पेयर डोनर होंगे, अब तक हमने पढ़ा था बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्टर होंगे एक्वस सॉल्यूशन में या फिर एनहाइड्रस मीडियम में। सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। जब होगा तभी डोनेट करेगा। अमोनिया में इसके पास एक लोन पेयर। वाटर में देखेंगे तो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। ये अमाइंस है, यहां भी लोन पेयर होगा। अल्कोहल, इनके पास लोन पेयर होगा। तो ये सभी क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। जितने भी एनायन होंगे सबके पास क्या है? एनायन का मतलब हुआ लोन पेयर। हैलाइड पर अगर एनायन चार्ज आया है माइनस चार्ज, तो इसने क्या किया होगा? अगर ये किसी के साथ जब शेयर पेयर किया होगा, शेयरिंग करके उसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो जब ब्रेक किया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रीजन से, जब इसने बॉन्ड को क्या किया होगा? ब्रेक किया होगा, तो जो पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ रख लिया, तो इसके पास क्या होगा? लोन पेयर। तो ये भी अगर डोनेट करता है तो लेविस बेस की तरह काम करता है। अब देखिए, ये जो NH4+ हमने देखा था ब्राउनस्टेड बेस में, अब इसे ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं ये कर सकता है। भाई करेगा कैसे? अगर आप इसको लोन पेयर दोगे तो नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं कि ये लोन पेयर रखे, तो ये ना ही लेविस एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि अब इनके पास लोन पेयर लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और लेविस बेस की तरह काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि लेविस बेस हो जाए एसिड नहीं है तो, क्योंकि इनके पास अब देने के लिए लोन पेयर नहीं है। इनके पास देने के लिए लोन पेयर नहीं है, और जब लोन पेयर दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, तो ना तो वो लेविस एसिड होगा और ना ही वो लेविस बेस होगा। जितने भी ब्राउनस्टेड बेस थे वो सभी के सभी क्या होंगे? लेविस बेस। ब्राउनस्टेड बेस जितने भी थे वो सभी क्या होंगे? लेविस बेस होंगे। लेकिन इसका उल्टा हम सही नहीं कह सकते।
क्योंकि अगर हम देखें अमोनिया, अमोनिया क्या था, ब्रॉन्स्टेड बेस था। चलिए NH3 इनके पास लोन पेयर है, अब ये H+ एक्सेप्ट तो किया था, H+ एक्सेप्ट किया था, लोन पेयर से H+ इसने एक्सेप्ट किया था। अब यहां से क्या कर सकता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ब्रॉन्स्टेड बेस लेविस बेस हो सकता है, लेकिन लेविस बेस ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है लेविस एसिड और लेविस बेस का। ठीक है बच्चों, चलो नोट हो गया। चलो एक चीज हम यहां देख लेते हैं कि जब ये बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी भी लेविस एसिड को, हम यहां ले लेते हैं बोरान ट्राईफ्लोराइड, तो ये एडक्ट बनाता है। यहां अगर हम देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन तो कितना होगा, sp3, इसका अगर हम देखें तो क्या है, sp2। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसने लोन पेयर क्या किया, डोनेट कर दिया किसको, बोरॉन को। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसने बॉन्ड कितना बनाया, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये sp3। अब ये जो पहले sp2 था, अब ये भी क्या हो गया, sp3। तो इसको हम एडक्ट बोलते हैं कि जब लेविस बेस किसी लेविस एसिड को लोन पेयर डोनेट करता है तो एडक्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये एडक्ट फॉर्मेशन हो गया। चलिए, तो बहुत टाइम से, सॉरी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बहुत टाइम से मेरे अंदर एक बात थी जो आपसे कहनी थी, आप यहां तक आए, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम मुझसे पढ़ा, आपने मुझसे आज एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसके लिए आप लोगों को बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है।